नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा पॉइंटर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। यूपी टेट की परीक्षा पास आने वाली है और इस समय सबसे जरूरी है कम समय में सटीक रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है परीक्षा पॉइंटर को पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च, छ, ज ये सभी तालव्य व्यंजन होते हैं और इसके साथ ज, झ, य भी होता है तालव्य। तो च वर्ग में जो पांचों वर्ण आते हैं ये सभी तालव्य हैं। अगला है कि इस शब्द में आय स्वर नहीं है, तो स्नेह में आय नहीं है बल्कि ए है। अगला प्रश्न है कि प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। देखिए इसका वर्ण विच्छेद करना है तो पहले आधा प, फिर य, फिर आ, फिर स और ह होगा। ध्यान रखिए जो व्यंजन होता है इसमें जो है स्वर मिला रहता है, इसलिए इसमें हलंत रहता है और जो स्वर है वो तो स्वतंत्र होता ही है, तो यहाँ पे हलंत जैसे ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि अयोगवाह है। क्या है अयोगवाह? तो ये विसर्ग जो है वही अयोगवाह है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियां है, तो ये क, अ और श से बना हुआ है छ ध्वनि। दंतव्य वर्ण है, तो ये जो त है ये दंत वर्ण है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो देखिए यहाँ पे वक्त दिया है और जो है चार चार ऑप्शन होंगे, लेकिन ये परीक्षा पॉइंटर है, इसमें सही सही उत्तर ही बस बताया गया है। व का उच्चारण स्थान बताना है, तो व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ दोनों से। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो तालु है। अंग का उच्चारण स्थान होता है तो नासिक के है, नासिक के अंग का उच्चारण स्थान है और प्रत्येक वर्ग का जो पांचों अंतिम वर्ण होते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान जो है नासिक से होता है और उसे जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं। शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे हैं, क्या है वे? तो वे सक्रिय शब्द भंडार हैं। आगे है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। हमें यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का उदाहरण बताना है। तो देखिए जो त है, थ, द, ध ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या अगर पूछेगा तो 25 होता है। ठीक है। आगे है कि जो य, र, ल, व व्यंजन है ये क्या है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। ये जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और एक पूछता है कि कौन सा उष्म व्यंजन है, तो उसमें तीनों श और ह आता है। आगे है कि स्वनिम स्वनिमिक जागरूकता संबंधी है। संबंधित क्या है? तो बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। आगे है कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, कब कहे जाएंगे शब्द सार्थक? तो कहे जाएंगे कि जब उनके निश्चित अर्थ हो, तभी वे शब्द जो हैं सार्थक कहे जाएंगे। दंत वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे जो है न, ल और स है, ये जो है दंत वर्ण है। जब मिश्रित स्वानिमिक व्यंजन या स्वरध्वनिया को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो अक्षर कहलाता है। जब विभिन्न स्वनिमिक व्यंजन या स्वर ध्वनिया को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तब वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनि है, तो जो ग है ये अल्प प्राण ध्वनि है और कंठ वर्ण से बोला जाता है ये, और क्या है ये? अल्प प्राण है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ये जो ड़ है इसका स्थान पूछ रहा है, तो ये नासिक है।
ये इसका उच्चारण स्थान जो है नाक से होता है। इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि 12 खड़ी से परिचय के बिना। ठीक है, उसके अभाव में जो है हम पढ़ नहीं सकते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है। तो हिंदी को स्थान कहाँ पे दिया गया है? तो कार्यालयी भाषा के लिए दिया गया है। संयुक्त व्यंजन वर्ण में है। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ये त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो छ, त्र हो ही गया, और ज्ञ और स्र, ये 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन हैं। क और री, इसको मिला करके क्या बनेगा? तो क्री हो जाएगा। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर यह है, इसके साथ र भी होता है। ये दो जो वर्ण हैं ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में मान लीजिए य न रहे, र रहे, तो वहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा र, और र नहीं रहेगा, य रहेगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध स्वर यह है। दोनों ही अर्ध स्वर आते हैं, दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन में जो मिलता है उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हिंदी की कंठ ध्वनियां हैं, तो कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है? तो क, ख, ग, घ और अंग भी होता है, और अंग जो है नासिक के भी है। तो क से उच्चारण होने वाले ये जो 5 वर्ण हैं, इसका जो है ये कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। तो अल्प प्राण भी पूछ रहा है और साथ साथ में तालव्य भी। तो देखिए, इसमें से जो ज है और न, ये जो है अल्प प्राण भी हैं और तालव्य भी हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे मान लीजिए क हो गया, ख, ग, घ और अंग। तो इसमें जो क है ये अल्प प्राण है, फिर ग अल्प प्राण है और अंग अल्प प्राण है। अब महाप्राण कौन होगा? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। और अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये प्रत्येक यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग का ही मैं उदाहरण बताई। इसी तरह से च, छ, ज, झ और इ का भी देख लीजिएगा। मतलब जो क से लेकर के म तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 क से लेकर के म तक, उसमें जो है इसी तरह से पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा और चौथा जो है महाप्राण के अंतर्गत। आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? कह रहा कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं। री की मात्रा को छोड़कर और अंग अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो इसे 12 खड़ी कहते हैं। अ आ का उच्चारण स्थल क्या है? तो अ आ का उच्चारण स्थल जो है कंठ है। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, 5 अक्षर है, उसका भी उच्चारण स्थान जो है कंठ है। तो इसका एक सूत्र ही होता है अकुह विसर्जनीयम कंठः। अकुह, अ कु ह, अकुह विसर्जनीयाम विसर्जनीयाम कंठः। तो अकुह से अ और आ जाएगा, और क से क का 5 वर्ण आ जाएंगे क वर्ग का, और इसके साथ ह भी रहेगा और विसर्ग भी। तो अ और आ, फिर क वर्ग के 5 जो वर्ण होते हैं वो, और ह और विसर्ग अंग और अह, इन सभी का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्वर कहते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और लिखा भी जाता है, लेकिन व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता है, ना तो लिखा जाता है। वो जो है स्वर का ही सहायता लेकर के बोला जाता है और लिखा जाता है व्यंजन। अगला प्रश्न है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के स्थान पर यहाँ बता रहा है
तो उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो 45 वर्ण होते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, दीर्घ समय से जब अधिक समय लगेगा तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं, और इसका निशान क्या होता है? ये ऐसे। और ये प्लुत स्वर अधिकतर जो है संस्कृत में देखने को मिलता है। अ और ई मिलाकर क्या बनेगा? तो ए बन जाएगा। अ और ई मिलाकर के ए। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो पूछेगा सिर्फ व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो है 33 होती है। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। अगला प्रश्न है कि यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा। कह रहा है कि जो र वर्ण है ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप क्या होगा? तो देखिए, क्रम। ठीक है, र क से पहले र आ रहा है तो इसीलिए क्रम ऐसे लिखा जाए, पहले क फिर र, क्रम। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दों के अक्षरों का हेर फेर, तो वो वर्ण विषय कहलाता है। पठन के वर्ण संकेत वे संकेत है जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और दोस्तों, ये सब वही प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इससे आप लोगों को जो है आसानी होगी। आपका जो है जो प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में वो आपका गलत नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण, देखिए भी मैं बता के भी आई हूँ, यहाँ पे प्रश्न पूछ भी दिया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राण तत्व के आधार पर क्या कहते हैं? तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक दो प्रश्न तो वर्णमाला से पूछे ही जाते हैं, इससे अधिक ही पूछे जाएंगे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। ड़ और अढ़ व्यंजन हैं। ये कैसे व्यंजन है? तो ये उच्छिप्त व्यंजन है, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है। लिखना क्या कहलाता है? तो वो वर्णमाला कहलाता है। सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से निश्चित क्रम में लिखना क्या कहलाता है? तो वर्णमाला कहलाता है। या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। ज्ञ में मिलन है। ज्ञ, देखिए पहले तो ये जानते रहिए कि ये ज्ञ कैसा वर्ण है? तो ये संयुक्त वर्ण है। और संयुक्त वर्ण कैसे बना है? तो ज और इ के मेल से संयुक्त वर्ण ज्ञ बना है। उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन की भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो देखिए, तीनों श और ह जो है उष्म व्यंजन है। चित्रहार का वर्ण विच्छेद करना है। तो इसका चित्रहार का वर्ण विच्छेद देख लीजिए कैसे हुआ है। च, ई, त हलंत है। जो भी व्यंजन है वो हलंत रहेगा, क्योंकि उसमें स्वर मिला रहता है। जब उसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो उसको हलंत के साथ ही लिखेंगे। तो च, ई, त, र, अ, ह, आ, र और अ, ये मिलकर के जो है चित्रहार बना है। अड़ और अढ़ ध्वनियां नहीं आती हैं, तो ये शब्द के पहले कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मोड़, सड़क, तो ये नहीं कि ये पहले ही अड़ और अढ़ से शुरू हो, नहीं, ये हमेशा बाद में ही आता है। शब्द के पहले ये कभी नहीं आएगा। ये जो अड़ और अढ़ द्विगुण या इसको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। आगे है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान तालव्य है या तालु भी बोल सकते हैं। तो देखिए, पहले तो ये जानिए कि ये श क्या है। तो श जो है उष्म ध्वनि है। उष्म, यहाँ से 2 प्रश्न, एक तो ये उष्म ध्वनि है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो तालव्य या तालु से होता है। इचु यशा नाम तालव्य इसका सूत्र है। तो देखिए, इचु, इचु यशा नाम तालव्य। तो ई से ई हो जाएगा, और च से जो है च वर्ण हो जाएगा, च, छ, ज, झ, इया, और य साथ में य भी और श, इन सभी का जो है उच्चारण स्थान तालु है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। क्या है? तो ये स्वनिम है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है।
किस रूप में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा। हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान है, तो यही राजभाषा यानी ऑफिशियल। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान, तो ये सह राजभाषा का स्थान है अंग्रेजी का भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं। तो प्रश्न पूछने का मतलब है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है तो बोडो। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए जिन चरणों से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है? तो ये भाषा है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है। क्या सही है? तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा और विचार एक दूसरे को पोषित करते हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का स्थान पूछ रहा है, तो यह सह कार्यालयी भाषा है अंग्रेजी। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता प्रादेशिक करती है कि भाषा एक व्यवस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा एक व्यवस्था है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा की। अगला प्रश्न है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो ये मॉरिशस में। सामाजिक बोली को परिभाषित करता है, तो वो है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं। ये जो है सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है कि संकेत भाषा है। क्या है संकेत भाषा? तो व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा ही संकेत भाषा है। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें बहुभाषी कहते हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास इस पत्रिका में किया गया है। किस पत्रिका में किया गया है? तो ये सरस्वती पत्रिका में किया गया है। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और सरस्वती पत्रिका जो है ये कब प्रकाशित होना शुरू हुई, प्रारंभ हुई? तो ये जो है 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुई। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक कब बने? तो 1903 में बने। 1903 से लेकर के 1920-21 तक इसके संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है, तो ये देवनागरी वर्णमाला के आधार पर वर्गीकृत है। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को? तो वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला प्रश्न है कि इंसानी भाषा का विकास प्राकृत वस्तुओं को स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन किसका? ये कथन है कि इंसानी भाषा का विकास प्राकृत वस्तुओं को स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन सत्य है। ये पूछ रहा है कि कैसा कथन है, तो ये कथन सत्य है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा था। किसने कहा था? तो हिंदी को जो है आम बोलचाल की भाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां, पूछ रहा है कि ग्रियर्सन के अनुसार जो है भारत में कुल बोलियां कितनी हैं? तो ये 544 बोलियां हैं। भाषा से तात्पर्य है। भाषा से क्या तात्पर्य है? तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय भाषाओं को
संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है हिंदी? तो ये है फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख है, किसका उल्लेख है 351 में? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश है संविधान के अनुच्छेद 351 में। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं। तो जो हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे अवहट्ट कहते हैं। हिंदी बोलियों में बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है। तो किस बोली का है? तो यहाँ पे राजस्थानी बोली का हो जाएगा। भाषा होती है, भाषा कैसी होती है? तो भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील होती है। हिंदी की लिपि है तो ये देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो 18 है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा और अवधी। भाषा से अभिप्राय है तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है ये। बोली से क्या तात्पर्य है? तो बोली से तात्पर्य है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह का वाचन विशेषता। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो वो संस्कृत भाषा है। छत्तीसगढ़ी का संबंध है तो ये पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आता है, ए बी सी, बस याद रखिए। तो ए से अवधी हो जाएगा, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो आपके प्रश्न में छत्तीसगढ़ी पूछा हुआ है, क्या पता अब आने वाले जो परीक्षा है इसमें अवधी पूछ दे, बघेली पूछ दे। तो याद रखिएगा कि ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों किससे संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। भाषा के विषय में मूल सत्य है तो भाषा प्रतीकात्मक है। राजभाषा का तात्पर्य है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा है राजभाषा। और राजभाषा के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो हमारे हिंदी को। क्षेत्रीय बोली है, क्षेत्रीय बोली है क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताएं। संकेत भाषा के संबंध में सत्य है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। अगला प्रश्न है कि भाषा के बारे में सही है तो भाषा एक भाषा की कई बोलियां होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं तो कुल 22 भाषाएं दर्ज हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्राकृत भाषा है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य परीक्षा पॉइंटर के कुछ प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि ये आपके रिवीजन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस सीरीज का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।